हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का डेफिनेशन पार्ट। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया है जिसमें सेल ऑफ गुड्स एक्ट का हिस्ट्री और इंट्रोडक्शन जो को हमने डिस्कस किया है। ठीक है, यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल की वीडियो सेक्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। डेफिनेशंस जो हैं हर एक एक्ट की दी गई होती हैं या तो सेक्शन 2 में या सेक्शन 3 में, और डेफिनेशन पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आगे आने वाले जितने भी प्रोविजन उस एक्ट में दिए गए हैं उनको समझने के लिए। ठीक है, जो सेक्शन 2 है ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 वो डिफाइन करता है टर्म जो कि फ्रिक्वेंटली यूज हुई है इस एक्ट में। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट डेफिनेशन है बायर की और सेलर की। बायर को हम देखते हैं। बायर क्या होता है? बायर मीन अ पर्सन हु बाय और एग्री टू बाय। एक तो वो खरीदता है और एग्री होता है उस पर्टिकुलर गुड्स को खरीदने के लिए। ठीक है, बोला है बायर मीन अ पर्सन हु बायस और एग्री टू बाय गुड्स। मीन या तो वो खरीदेगा उस टाइम, जैसे कि एक पर्टिकुलर टाइम में उसी टाइम गया और उसी टाइम उस शॉप से वो खरीद के ले आया, और दूसरा हुआ कि वो उस पर्टिकुलर गुड्स को एग्री हुआ खरीदने के लिए, क्योंकि उस वो गया और वो बोला जैसे किसी शॉप में गया और बोला कि मेरे को जैसे आप ले लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए कि आपको 5 सेट चाहिए बुक्स के। ठीक है, आपने क्या किया, वहाँ बुक्स जो है वो सिलेक्ट कर ली और उसको बोला कि मैं जो है आने वाली 1 जनवरी को, जैसे 1 जनवरी को क्या करूँगा, मैं इस बुक सेट जो है वो उसको खरीदूंगा। यहाँ पर आपने बुक खरीदी नहीं, आप एग्री हुए हैं, एग्री टू सेल, एग्री टू बाय हुए हैं, आपने एग्री किया है उसको खरीदने के लिए। ठीक है, इसीलिए बोले बायर कौन होगा? ऐसा पर्सन जो या तो उस वस्तु को खरीदता है, हु बाय और एग्री टू बाय, और खरीदने के लिए तैयार होता है ऑफ गुड्स को। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन सेक्शन 2 सब क्लॉज 1 में दी है। ठीक है, और नेक्स्ट है सेलर। सेलर कौन हुआ? मीन अ पर्सन, एक ऐसा पर्सन हु सेल, वो बेचता है, और एग्री टू सेल मतलब या तो बेचने के लिए तैयार होता है। ठीक है, और ऑफ अ गुड्स इज सेक्शन 2 सब क्लॉज 13 में दिया गया है ये। ठीक है, एक तो हो गया बायर। बायर कौन हुआ? हु बाय मतलब वो खरीदने के लिए खरीदता है या खरीदने के लिए तैयार होता है, और सेलर कौन हुआ? जो बेचता है और बेचने के लिए तैयार होता है किसी भी गुड्स को। ठीक है, ये सिंपल डेफिनेशंस हैं दोनों में। एक सेक्शन 2 सब क्लॉज 1 में बायर की डेफिनेशन दी है, सेक्शन 2 सब क्लॉज 13 में सेलर की डेफिनेशन दी है। ठीक है, नेक्स्ट हम कर लेते हैं गुड्स की डेफिनेशन। गुड्स कौन सी होती हैं? वो सेक्शन 2 सब क्लॉज 7 में हमें गुड्स डिफाइन की है। गुड्स मीन एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, हर एक मूवेबल प्रॉपर्टी, बोले किसी भी काइंड की मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और अदर देन नहीं होनी चाहिए एक्शनेबल क्लेम और मनी। मतलब उस गुड्स में एक्शनेबल क्लेम और मनी जो है वो इंक्लूड नहीं होते, और इसके अलावा जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टी होगी वो आएगी हमारी गुड्स में। ठीक है, एक्शनेबल क्लेम जो है वो डिफाइन किया है हमारा टीपीए में। मीन एक्शनेबल क्लेम जैसे कोई कुछ भी ऐसा क्लेम जिसको आप कोर्ट में जाके स्यू कर सकते हैं। ठीक है, मतलब उसको लेने के लिए। ठीक है, और बोला है और इंक्लूड करता है स्टॉक एंड शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग अटैच टू farming part of the land which are agreed to be served before sale or under the contract of sale. ठीक है, मीन बताया सेक्शन 2 सब क्लास 7 में गुड्स बोला है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, हर एक काइंड बोला हर किसी भी प्रकार की मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और क्या नहीं होना चाहिए? एक्शनेबल क्लेम नहीं होना चाहिए, मनी जो है वो इंक्लूड नहीं होता हमारे गुड्स में। ठीक है, और इंक्लूड होता है हमारा स्टॉक एंड शेयर्स और ग्रोइंग क्रॉप्स। अब आप बात करेंगे कि आप बोलेंगे कि क्या ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास जो है वो तो अटैच होती है अर्थ के साथ, बट बोला है यहाँ पर फॉर्मिंग द पार्ट लैंड विच आर एग्रीड टू बी सर्व्ड बिफोर सेल और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मतलब जब उसको काटा जाएगा और उसकी फसल, जैसे किसी भी फसल, जैसे कि हमारी गेहूं तैयार होती है। ठीक है, अब हम उसको
बीजते हैं, उसके बाद उसकी कटाई करते हैं, और जो फार्मर होते हैं वो क्या करते हैं, उसको बेचने के लिए उसकी कटाई छटाई करके क्या करते हैं, बेचने के लिए क्या जाते हैं, मंडियों में जाते हैं। ठीक है, बोला है कि ऐसी ऐसी कोई मूवेबल प्रॉपर्टी जो कि एक्शनेबल क्लेम ना हो और मनी ना हो और स्टॉक एक्सचेंज और इंक्लूड करे शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास जो अटैच हो अर्थ के साथ भी, और फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ लैंड जो पार्ट ऑफ लैंड है जो कि एग्री होते हैं टू सर्व बिफोर द सेल अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है, ये हो गया हमारा गुड्स। नेक्स्ट है गुड्स की टाइप कितने हुए, टाइप्स ऑफ गुड्स कितने हैं, एग्जिस्टिंग हो गया, फ्यूचर हो गया और कॉन्टिजेंट हो गया। एग्जिस्टिंग क्या हुआ, जो कि उस पर्टिकुलर टाइम में एग्जिस्ट करता है, जैसे एट प्रेजेंट में आप किसी भी गुड्स को खरीदने के लिए शॉप पर गए, ठीक है, और आपने वहीं वो चीज देखी और वहीं आप खरीदने के लिए तैयार हो गए। ठीक है, मीन उस पर्टिकुलर टाइम में वो चीज एग्जिस्ट करती थी। और दूसरा है आप फ्यूचर, फ्यूचर क्या हुआ कि आपने क्या किया, एक फार्मर को ऑर्डर दिया कि जब आपकी फसल जो है वो तैयार हो जाएगी तो आप क्या करना, मेरे को 1 टन गेहूं बोला दे देना। ठीक है, ये होगी हमारी फ्यूचर गुड्स। ठीक है, और कॉन्टिजेंट क्या हुई, इसने बोला कि ठीक है, यदि जो है फसल ठीक हुई, मतलब जितना मेरे को चाहिए उसके अलावा बोले जितनी यदि ठीक हुई तो मैं क्या करूंगा, आपको 1 टन जो है वो आपको दे दूंगा। मतलब जहां फ्यूचर प्लस कंडीशन की बात आ जाती तो वो आता है कंटीजेंट। ठीक है, एग्जिस्टिंग मीन एट प्रेजेंट एग्जिस्ट करता हो, और फ्यूचर मीन फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर में आप किसी चीज को खरीदने और बेचने के लिए तैयार हो। ठीक है, और कंटीजेंट हो गया, यहाँ तो फ्यूचर की बात हो रही है और साथ ही साथ कोई ना कोई कंडीशन लगा दी जा रही है, तो वो हम आते हैं कंटीजेंट में। ठीक है, और नेक्स्ट है एग्जिस्टिंग क्या हुआ, स्पेसिफिक, असर्टेन और अनअसर्टेन। ठीक है, ये 3 चीजें हैं। स्पेसिफिक मीन कि किसी पर्टिकुलर चीज को आप खरीदने के लिए तैयार होते हैं, मतलब वो हो गया हमारा स्पेसिफिक, और असर्टेन हो गया और अनअसर्टेन हो गया। नेक्स्ट आने वाली डेफिनेशंस में हम इसको ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स क्या हो गया, जो मैंने आपको बताया कि द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट ऑलवेज गुड्स बी अ गुड्स, द गुड्स में बी एग्जिस्टिंग और अ फ्यूचर गुड्स। सेक्शन 6 में डिफाइन किया गया है। एग्जिस्टिंग गुड्स क्या होगी, गुड्स विच आर ओन्ड और पोजेशन बाय द सेलर एट द टाइम, मतलब एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट जो है फॉर्म हो रहा है उस टाइम जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है वो फॉर्म हो रहा है, उस टाइम वो चीज जो है प्रेजेंट होनी चाहिए, वो होती है हमारी एग्जिस्टिंग गुड। आप किसी पर्टिकुलर गुड्स को लेने के लिए शॉप पर गए, मीन आपने कोई टीवी खरीदना है तो आप इलेक्ट्रॉनिक वाली शॉप में गए और वहां आपको वो वाला टीवी पसंद आ गया, तो वो हो गई हमारी एग्जिस्टिंग गुड, कि आपने जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया तब वहां वो एग्जिस्ट करती थी, एट प्रेजेंट वो चीज और मतलब एग्जिस्ट करती थी वो वाली गुड्स। ठीक है, हो गया। द एग्जिस्टिंग में भी स्पेसिफिक गुड्स, असर्टेन गुड और अनअसर्टेन और जेनेरिक गुड्स। बोला है स्पेसिफिक गुड्स क्या होती है, गुड्स identified the and agree upon at the time of making the contract। मीन आपने वो कोई पर्टिकुलर गुड्स क्या करी है, आइडेंटिफाई कर लिया और आप उस गुड्स को खरीदने के लिए तैयार हो रहे हैं, एग्री हो गए हैं उस टाइम जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है वो बन रहा है। ठीक है, वो होता है हमारा एग्जिस्टिंग गुड्स। बोला असर्टेन गुड क्या हुआ, गुड्स आइडेंटिफाइड सब्सिक्वेंटली टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, मीन जब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो रहा है तो गुड्स जो है वो आइडेंटिफाइड की जा रही है, मतलब अभी स्पेसिफिक नहीं किया है। जैसे कि आप किसी जैसे इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर गए और आपने एक टीवी खरीदना है, तो आपको पहले पसंद आ गया कि आपने क्या करना है, एक टीवी खरीदा, आपके पास असर्टेन हो गया कि आपको टीवी खरीदना है। अब आप सोच रहे हैं कि कौन सी कंपनी का टीवी खरीदा जाए, कौन सा क्या साइज हो, जो जैसे उस वो वाले स्टेज क्या हुई, आप उस चीज को खरीदना चाहते हैं जो कि असर्टेन है, गुड है, आइडेंटिफाइड किया जा रहा है सब्सिक्वेंटली टू फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉन एज असर्टेन। ठीक है, दूसरा है अनअसर्टेन और जेनेरिक गुड्स, गुड्स विच आर नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड बाय द बायर बट नॉट कॉन्ट्रैक्ट
ऑन द बेसिक ऑफ अ डिस्क्रिप्शन। मीन जब आप किसी शॉप में गए, आपको पता ही नहीं है कि आपने क्या खरीदना है। मीन आप जैसे किसी पर्सन ने क्या किया, वो शॉप पर गया, मतलब किसी जैसे उसने कहीं मैरिज में जाना है, ठीक है, वो सोच रहा है कि मैं क्या करूं, मैरिज में क्या गिफ्ट दूं, क्या मैं फ़ोन दूं, या मतलब कोई मोबाइल फ़ोन दूं, या मैं कोई टीवी गिफ्ट करूं, या कोई वॉशिंग मशीन गिफ्ट करूं। मी असर्टेन है, और मतलब यहाँ पर पता ही नहीं है, स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड बाय द बायर एंड बट आर कॉन्ट्रैक्टेड ऑन द बेसिक ऑफ डिस्क्रिप्शन। मतलब कुछ भी स्पेसिफाई नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आपने क्या खरीदना, आप सिर्फ गए हैं। यहाँ पर बोले जब आप किसी शॉप पर गए तो आप क्या है, असर्टेन हुए थे, मतलब मतलब आपको पता ही नहीं था किसी चीज का। फिर आपने क्या किया कि आपने डिसाइड कर लिया कि मैंने क्या खरीदना है, टीवी खरीदना है। तब आप कौन सी स्टेज में आए, असर्टेन गुड्स में, मतलब आपने आइडेंटिफाई कर लिया सब्सिक्वेंटली द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मीन आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करोगे किसके रिगार्डिंग, कि आप एक टीवी खरीदना चाहते हैं, ठीक है। बट आप अभी भी कंफ्यूज हो कि आपने क्या किया है, कि कौन सी कंपनी का टीवी खरीदना है, आपको कितने साइज की वो स्क्रीन चाहिए उसकी, या मतलब और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें वो देखने भी वाली होती हैं, तो वह आपने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है, अभी बहुत कुछ स्पेसिफाई करना आपको बाकी है। तब आप फिर आपने बहुत टाइम के बाद जब से आइडेंटिफाई किया चीज़ को, फिर आपने एक टीवी जो है सिलेक्ट किया, और आपने बोला कि मेरे को इस साइज का, इस कंपनी का ये मॉडल जो है वो इस टीवी में चाहिए, ठीक है। अब आपने स्पेसिफाई ऑफ गुड्स कर लिया, ठीक है, स्पेसिफिक गुड्स। एग्जाम्पल दिया है, एक मतलब एक सनी नाम का एक लड़का था, वो जाता है कार सेंटर में टू परचेज अ कार, और डीलर हैज 20 मॉडल। जो डीलर था उसके पास 20 मॉडल थे ऑफ द डिफरेंट कंपनी इन अ शॉप, ठीक है। दीज डिफरेंट मॉडल शेल बी कॉल्ड एज अ सर्टेन। मतलब उसके पास जितने, और उसने घर से डिसाइड करके गया कि मेरे को क्या करनी है, कार खरीदनी है, ठीक है। और जो डीलर था उसके पास 20 मॉडल थे अलग अलग कंपनीज के इन दिस शॉप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, डिफरेंट मॉडल क्या हुए, शेल बी कॉल्ड अनसर्टेन गुड्स। मतलब अनसर्टेन गुड है जहां पर आप कुछ भी डिसाइड नहीं है आपको कि आपने कौन सी जो है कौन सा मॉडल लेना है, मतलब कुछ भी कंपनी, किस कंपनी का कौन सा मॉडल लेना है, ये आपको कुछ भी डिसाइड नहीं है, ठीक है। तब वहां पर वो वाली जैसे कार होगी, मतलब वो मॉडल ऑफ गुड कार क्या हो गए, असर्टेन गुड्स हो गए। दूसरा बोला, नाउ सनी लाइक द कार डिफरेंट मॉडल इन अ पर्टिकुलर कंपनी। फिर क्या किया, सनी ने लाइक कर लिया, एक कार को पसंद कर लिया, डिफरेंट मॉडल ऑफ पर्टिकुलर कंपनी, किसी डिफरेंट जैसे किसी कंपनी। फिर उसने डिसाइड कर लिया कि मेरे को क्या करना है, डिफरेंट मॉडल जो है वो ये वाला जैसे इस कंपनी की जो कार खरीदनी है, ठीक है। अभी भी उसने मॉडल सिलेक्ट नहीं किया है, उसने क्या किया है, जैसे नहीं, उसने क्या किया है, मॉडल सिलेक्ट कर लिया है, लेकिन पर्टिकुलर कंपनी को डिसाइड नहीं किया है। अब ये हो गई अनसर्टेन गुड्स। और नेक्स्ट है कि उसने क्या किया अभी, नेक्स्ट फिर उसने क्या किया, उसने डिसाइड कर लिया कि मेरे को इस कंपनी की कार खरीदनी है, वो आ गया स्पेसिफिक गुड्स। मतलब आपको पता है, आप स्पेसिफाई हो, आप अपने डिसाइड कर लिया है कि आपको ये वाली ये गुड्स जो है वो खरीदनी है, ठीक है। उसने क्या किया, जब टाटा कंपनी की एक कार को डिसाइड कर लिया, सिलेक्ट कर लिया कि मेरे को अभी ये खरीदनी है, तो होगी स्पेसिफिक गुड्स, ठीक है। यही था, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। जब कुछ भी स्पेसिफाई नहीं होता है तो वो होता है अनसर्टेन गुड्स। और जब जैसे आपने मॉडल जो है वो सिलेक्ट कर लिया है, लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको किस कंपनी की चीज़ लेनी है, तब हो गया कि आपने डिसाइड तो कर लिया कि आपको एक कार खरीदनी है, और आपने मॉडल भी डिसाइड कर लिया, बट आप कंपनी डिसाइड नहीं कर पा रहे, वो हो गया असर्टेन गुड्स। और जब आप करें कंपनी भी डिसाइड कर ली, तो हो गया स्पेसिफिक गुड्स, ठीक है। यही था। नेक्स्ट है फ्यूचर गुड्स। क्या है, बोले दोज गुड्स विच आर सेलर डज नॉट पोजेस और ऑन एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बोला है कि ऐसी कोई गुड्स जो विच अ सेलर डज नॉट, बोले जिस जब सेलर के पास जो है वो पर्टिकुलर गुड्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं, और वो क्या कर रहा है, फ्यूचर के लिए बोला है, फिर खरीदने के लिए या बेचने के लिए तैयार हो जाता है, तो वो होती है फ्यूचर गुड्स, ठीक है। या तो वो बननी हो, बोले इट इज टू बी अ मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस और एक्वायर बाय द सेलर आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ठीक है। जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन गया,
उसके बाद या तो वो गुड्स जो है वो बननी है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग होनी है, प्रोड्यूस करनी है। उस फ्यूचर फ्यूचर वाली बात आ गई कि फ्यूचर में ये क्या होगी, गुड्स को बेचा या खरीदा जाएगा, ठीक है, वो हो गई फ्यूचर गुड्स। फॉर एग्जाम्पल के लिए सी एग्री होता है टू बाय एंटायर प्रोडक्शन ऑफ अ कॉटन, ठीक है, वुड yield ऑफ द डीज फॉर्मेट एंड दिस रेट ऑफ 1000 per quintal, and this an agreement of the sale of future goods, not possession at the seller at the time of the contract. They can become the subject matter of an agreement to sell only and not for sale, ठीक है। मीन ए सी क्या करता है, एग्री हो जाता है खरीदने के लिए जो भी प्रोडक्शन ऑफ, जैसे एक पर्सन है जो कॉटन जो है वो प्रोड्यूस करता है, मतलब वो बना, मतलब कॉटन को बनाता है, ठीक है। उसी क्या किया, उसी ने क्या किया, वो खरीदने के लिए तैयार हो गया एट द रेट ऑफ 1000 रुपीज पर क्विंटल में, ठीक है। और ये एग्रीमेंट ऑफ सेल हो गया फॉर द फ्यूचर के लिए कि मतलब जब आपके पास ये आप ये जैसे हम क्रॉप का ही सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। ये जैसे कि आपने क्या किया, आपने किसी फार्मर के पास गए तो आपने बोला कि जब आपकी ये फसल तैयार हो जाएगी तो आप क्या करना, मेरे को 1 क्विंटल बोला है गेहूं दे देना, ठीक है। तो वो फसल तैयार हो जाए बोला, उस टाइम जो वो फ्यूचर वाली बात आ गई कि जब फ्यूचर में फसल तैयार होगी तब आपको वो देगा, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो फ्यूचर गुड्स होगी, ठीक है। अब आगे कंटीजेंट गुड्स क्या होगी, सेक्शन 6 सब क्लॉज 2 बात करता है गुड्स द एक्विजिशन ऑफ विच बाय द सेलर डिपेंड्स अपॉन द कंटीजेंसी। बोला कि फिर यहाँ पर क्या किया उसने, जैसे मैंने सिंपल एग्जांपल दिया पहले कि गेहूं का, फिर गेहूं जैसे फार्मर ने बोला कि ठीक है मैं दे दूंगा, लेकिन यदि किसी वजह से फसल खराब हो जाती है तो मेरे को फसल का मैं नुकसान हो जाता तो मैं दे नहीं पाऊंगा, तो क्या करूंगा, मैं नहीं दूंगा, और यदि मेरी फसल अच्छी होती है तो मैं आपको दे दूंगा। तो वो आगे एक कंडीशन लगा दी उसने कि यदि फ्यूचर में मेरे को अच्छी फसल हुई तो मैं आपको वो गुड्स जो है वो ट्रांसफर करूंगा, ठीक है। वो हो गए हमारे कंटीजेंट गुड्स। मीन जब बात आती है डिपेंड्स अपॉन कंटीजेंसी विच में मतलब वो हो भी सकते, विच में और नॉट बी, नॉट टू मे नॉट हैपन, ठीक है। ये बात की है कंटीजेंट गुड्स में। फॉर एग्जाम्पल के लिए पी कॉन्ट्रैक्ट टू सेल 50 pieces of a particular article provided in a ship and which is bringing them reached the part safely, and this is an agreement for the contingent goods, ठीक है। बोले यहाँ पर पी कॉन्ट्रैक्ट करता है सेल करने के लिए 50 pieces ऑफ पर्टिकुलर किसी आर्टिकल के लिए, प्रोवाइड द शिप, बोले विच इज ब्रिंगिंग दैम रीच अ पार्ट ऑफ सेफली। उसने बोला कि यदि मेरे पास जो वो सेफली पहुंच जाएगी वो चीज़, तो मैं आपको जो है वो जो तो मैं आपको क्या करूंगा, वो गुड्स जो है वो दे दूंगा, हाँ, अदरवाइज मैं नहीं दूंगा, क्योंकि जब तक मेरे पास नहीं पहुंचेगी, वो सेफली नहीं पहुंची, तो मैं कैसे दे सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने यही बोला कि फ्यूचर गुड्स और कंडीशन लगा दी जाती है तब हमारा कॉन्टीजेंट गुड्स आता है। अब आ गया गुड्स आर सेड टू बी अ डिलीवरेबल स्टेट व्हेन दे आर इन सच अ कंडीशन दैट द बायर वुड अंडर कॉन्ट्रैक्ट टू बी बाउंड टू टेक डिलीवरी ऑफ दैम, ठीक है। एंड डिलीवरी इट्स फॉर्म एंड डेरिवेटिव और डिलीवरी मीन वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। डिलीवरी का क्या मतलब होता है कि वॉलंटरी ट्रांसफर हो जाती है पोजेशन। जब ट्रांसफर पोजेशन को ट्रांसफर करने का ये मतलब नहीं होता कि उसकी ऑनरशिप भी ट्रांसफर हो गई, ठीक है। ट्रांसफर यदि प्रॉपर्टी की ट्रांसफर हो रही है तो उसका मतलब ये होता है कि वो ऑनरशिप ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। डिलीवरी मीन वॉलंटरी ट्रांसफर होने चाहिए ऑफ पोजेशन, मतलब आपने क्या किया उस जैसे पर्टिकुलर, मैंने पहले एग्जांपल लिया कि आपने क्या किया, आप किसी शॉप में गए, आपने एक बंडल ऑफ बुक्स जो है वो सिलेक्ट कर ली, फिर आपने क्या किया, उसको पैसे दे दिए, आपको उसने बोला वो जो बंडल ऑफ बुक्स है वो ट्रांसफर कर दी, ट्रांसफर ऑफ पोजेशन हो गया, ठीक है। उसके पास था फिर मेरे पास आ गया, तो होगी बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन, इज दैट अ
डिलीवरी, ठीक है। डिलीवरी क्या होती है, थ्री काइंड की होती है। एक एक्चुअल डिलीवरी होती है, इट इज एक्चुअल व्हेन द गुड्स आर फिजिकली डिलीवर्ड। जैसे उसने मेरे पास बुक्स का बंडल जो है वो अपनी शॉप से उठाया और मेरे को दे दिया, एक्चुअल फिजिकल डिलीवरी हो गई टू द बायर, ठीक है। और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कब हुई, व्हेन इट इज अफेक्टेड विदाउट एनी चेंज इन अ कस्टडी और एक्चुअल पोजेशन ऑफ एनीथिंग। इन केस ऑफ अ डिलीवरी बाय बोले हैं एक्नॉलेजमेंट, मीन जैसे किसी ने बोला जैसे एक गोडाउन है, ठीक है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कपड़े रखे हुए हैं, जैसे कपड़े का गोडाउन है, तो जैसे क्लॉथ हाउस होता है, तो उसने क्या किया कि दूसरे पर्सन ने क्या किया, उसकी उस क्लॉथ हाउस को ही खरीद लिया, उस गोडाउन को ही खरीद लिया। तो यहाँ वहाँ पर उस पर्टिकुलर गुड्स की फिजिकल डिलीवरी नहीं हुई, वो मतलब उसका पोजेशन चेंज नहीं हुआ। एनी चेंज इन द कस्टडी विदाउट एनी चेंज ऑफ द कस्टडी और एक्चुअल पोजेशन, उसका एक्चुअल पोजेशन जो है वो चेंज नहीं हुआ। उनके जिस पर्सन ने उससे वो गोडाउन ही खरीद लिया, उसने उसको क्या कर दिया, उसको डिलीवरी कर दी उसके अपने पोजेशन की, मतलब अपने वो ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई, लेकिन वो गुड्स जो है वो एग्जिस्ट, मतलब वो उनकी कंडीशन जो है वो चेंज नहीं हुई, ठीक है। यही बात करता है हमारा कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। और दूसरा है सिंबॉलिक डिलीवरी। सिंबॉलिक का मतलब होता है व्हेन देयर इज अ डिलीवरी ऑफ थिंग इज टोकन ऑफ अ ट्रांसफर ऑफ समथिंग एल्स। सिंबल्स मीन जैसे कि किसी सिंबल के द्वारा, जैसे मैंने पहले एग्जांपल लिया कि किसी पर्सन ने क्या किया, उस गोडाउन को बेच दिया, तो उस पर्सन ने जैसे जिसने खरीदा, तो उसको जिसने बेचा उसने क्या किया, एक अपनी की ट्रांसफर कर दी, मतलब उसको सिंबली ट्रांसफर कर दिया, उसने साइन दे दिया कि मैंने क्या किया, आज से ये गोडाउन तुम्हारा है, इसलिए आपने सिंबली ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। एक सिंबल से के थ्रू बोले ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट ऑफ अ टाइटल ऑफ अ गुड्स, इंक्लूड द बिल ऑफ लैंडिंग, डॉक वारंट एंड वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट्स। मीन कुछ भी ऐसा डॉक्यूमेंट ऑफ अ टाइटल जिससे क्या हो, टाइटल की ट्रांसफर हो, मतलब ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जिससे, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट ऑफ गुड्स जो क्या करे, टाइटल को ट्रांसफर करे। इट इज यूज्ड in the ordinary course of business as a proof of possession or a control of goods or authorizing a purporting to the authorize either by endorsement or by delivery of a possession or a document, ठीक है। और ट्रांसफर ऑफ रिसीविंग और गुड्स और thereby represent, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं एक मर्सेंटाइल एजेंट कौन होता है। जब मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको समझाया था कि मर्सेंटाइल लॉ क्या होते हैं, जो कि रिलेट करते हैं हमारे ट्रेड और बिजनेस से, ट्रेड और कमर्स से, ठीक है। अब मर्सेंटाइल एजेंट कौन होता है, जो डिफाइन क्या है सेक्शन 2 सब क्लॉज 9 में, इट मीन्स एजेंट, एक ऐसा एजेंट हैविंग द कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस as such agent is authorized authority either to sell goods or to consign good for the purpose of sale or buy goods or raise money on security of a goods। मीन एक बीच का पर्सन, जैसे किसी ने कोई गुड्स खरीदनी है, तो दूसरा पर्सन जो एजेंट होगा वो क्या करेगा, कस्टमर इकट्ठे करके लेके आएगा, मतलब वो कस्टमर ढूंढेगा बीच में, जैसे कमीशन का काम, को जो पर्सन कमीशन के लिए काम करता है, ठीक है। और कमीशन का काम किसके लिए करेगा, ओनली बिजनेस और वो कमर्स के लिए यूज करें, ठीक है। मीन एक बीच का पर्सन, जैसे हम बोलते हैं कि जैसे होते हैं ना कि एजेंट हो गया, मीन एक बीच का पर्सन हो गया जो क्या करे, कमीशन के लिए काम करते हैं, ठीक है, वो होता हमारा मर्सेंटाइल एजेंट। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी की, सेक्शन 211 में बात की है, इट मीन्स द जर्नल प्रॉपर्टी। जो हमारा सेल ऑफ गुड्स है एक्ट है, उसमें सिर्फ जनरल प्रॉपर्टी की बात की गई, राइट ऑफ ऑनरशिप इन अ गुड्स एंड नॉट मेयरली द स्पेशल प्रॉपर्टी की बात नहीं की गई है हमारी सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, ठीक है। एक जनरल प्रॉपर्टी की बात की गई है। और नेक्स्ट है प्राइस। प्राइस मीन मनी कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ गुड्स। मीन प्राइस मीन हो गया जिसमें मनी की कंसिडरेशन हो, एक पार्टी दूसरी पार्टी से कुछ चीज ले रही है, वो क्या कर रही है, उससे प्राइस पे कर रही है, मतलब उस गुड को खरीदने के बदले में क्या कर रही है, वो उससे कुछ ना कुछ कंसिडरेशन कर रही है, पैसे दे रही है, ठीक है। वो हो गया हमारा मनी प्राइस, ठीक है। और नेक्स्ट है अ पर्सन इज सेड टू बी इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट तब पर्सन कब होता है,
बोला हु हैज सीज टू पे हिज डेप्ट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। जब कोई पर्सन अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में क्या करे, वो पे नहीं कर पाए अपने डेप्ट्स को, तो दे बिकम अ ड्यू वेदर ही हैज कमिटेड एन एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी और नॉट। ठीक है, जब एक पर्सन जैसे बोलता है ना किसी का दिवालिया निकल गया, मतलब वो जैसे कुछ पर्सन होते हैं वो पैसे वगैरह ले लेते हैं, उसके बाद वो बोलते हैं है ही नहीं, मतलब मैंने कहाँ से दूँ, मेरे पास है ही नहीं, मतलब उसका दिवालिया निकल गया, ऐसे बोलते हैं। इंसॉल्वेंट वो पर्सन होगा जब वो क्या करता है, वो अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में उसके पास पैसे ही नहीं है, मतलब वो पे करने के लिए तैयार ही नहीं है, मतलब वो सफिशिएंट इनसफिशिएंट है कुछ भी पे करने के लिए अपनी, जो भी उसने जो उधार वगैरह लेके रखे हुए हैं, बैंक से लोन वगैरह लिया हुआ है। ठीक है, और द नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ अ गुड्स। क्वालिटी ऑफ गुड्स सिंपल मीनिंग है इंक्लूड द स्टेट और कंडीशन ऑफ थिंग्स। मतलब आप किसी पर्टिकुलर गुड्स को खरीदने के लिए गए तो आप ये देखेंगे इसकी गुड्स की क्वालिटी क्या है, क्या कंडीशंस हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वालिटी ऑफ गुड्स। इसी के साथ हमने आज कर लिया अपना डेफिनेशन पार्ट कंप्लीट। ओके, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। और साथ ही साथ मैं आपको बताते चलूँ कि मेरा जो ये लॉ लर्निंग स्कूल चैनल है, जिसमें मैंने पार्ट 1 करवाया है, हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन को कवर किया है, आप यहाँ पर जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूँ कि मेरे चैनल में मैंने जैसे आप प्लेलिस्ट में जाके क्लिक करेंगे तो एक आईपीसी की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई। ठीक है, आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं, हमने कॉन्स्टिट्यूशन को भी कवर किया है, यदि आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं देन आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। और साथ ही साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो अच्छी लगी है देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन।